मुकेश गंभीर आज एक ऐसी शख्सियत के साथ स्टूडियो में उपस्थित हुआ हूँ जिन्होंने लेखन के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया है। आप सब लोग परिचित ही होंगे। डॉक्टर मुक्ता राष्ट्रपति द्वारा अवार्डेड शिक्षिका रही हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी की डायरेक्टर रही हैं और बहुत सी पुस्तकें इनके क्रेडिट पे हैं। अब तक डॉक्टर मुक्ता से हम इनकी कहानियों पे, कविताओं पे बहुत सी चर्चा करते रहे हैं, बात करते रहे हैं। कुछ दिन पहले डॉक्टर मुक्ता की पुस्तक चिंतन के आयाम मुझे पढ़ने का मौका मिला, तो मेरी तरफ से ये सुझाव दिया गया कि इसमें लिखे हुए लेख इतने जबरदस्त हैं कि इन लेखों को आज के संदर्भों में पढ़ना समझना अति आवश्यक है। इसलिए श्रोताओं, आज डॉक्टर मुक्ता हमारे पास एक लेखिका के रूप में नहीं बल्कि एक चिंतक के रूप में भी हमारे सम्मुख बैठी। मेरा सहयोग देने के लिए हमारी नई रेडियो जॉकी मेरा साथ देंगी। आप लखनऊ से हमारा रेडियो ज्वाइन करा है, इसलिए इनके लखनऊ का रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि भाषा का बहुत अच्छा कमांड है इनका। बाकी जब प्रियंका स्वयं बात करेगी तो आपको मालूम होगा कि जो कुछ बात मैं कह रहा था वो कितनी सच है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर मुक्ता का अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर मुक्ता, मैंने एक अंतर देखा है आपके पहले लेखन की पुस्तकों में और बहुत सी पुस्तकों के तो इनॉग्रेशन पर मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ और बहुत अच्छे से मैंने अपने विचार उन पुस्तकों पे भी प्रकट किए गए मेरे द्वारा और आपने उनको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन आज मैं बहुत क्रिटिकल ढंग से आपके इन निबंधों को आपसे बात करूंगा। कारण ये है कि इसमें आपने समाज की जो मौलिक बातें हैं उनको टच किया है और बहुत से प्रश्न चिन्ह पैदा किए हैं। तो मैं आपके इन उद्वेलित और तीखे निबंध जो आपने अलग अलग विषयों पर लिखे हैं, लगभग 31 आपने ये निबंध लिखे हुए हैं, तो एक एक करके आपके समय को ध्यान में रखते हुए हम सभी निबंधों पर अपने स्टूडियो में आपके सम्मुख बातचीत करेंगे और आपका व्यूज लेंगे और अपनी बात भी हम रखेंगे। प्रियंका मेरा साथ देंगी। तो सबसे पहले हम पहला ही आपका निबंध लेते हैं जिसका आपने नाम रखा है कलम से अदब तक। मैं पहला जो आपका ये टाइटल है इसका रीजन जानना चाहता हूं कि कलम से अदब तक क्या चीज आप पाठकों के सम्मुख रखना चाहती हैं? अभी जैसा कि आपने प्रश्न किया जी कि ये जो पहला निबंध है जी कलम से अदब तक, जी अदब हर इंसान में होना चाहिए, जी हर जाति में होना चाहिए। जी यदि अदब नहीं होगा हम्म तो हमारे परिवार,
घर परिवार टूट जाएंगे, बिल्कुल समाज में विशृंखलता उत्पन्न होगी, जी विसंगतियों का हमें सामना करना पड़ेगा। जी तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि सबसे पहली जो हमारी मौलिक आवश्यकता है, जी एक इंसान में कौन सा गुण होना चाहिए, वो यही है अदब, कि वो दूसरों को सम्मान दे। जी और जहाँ तक इस विषय का, इस शीर्षक का संबंध है, जी तो वैसे ही कहीं पे एक पंक्ति पढ़ी थी, जी अच्छा लगा कि जो ये कलम है, जैसे वो झुककर चलती है, क्या बात है, तभी लिख पाती है। जी जी और यदि वो अपनी ऐंठ में रहे तो वो कुछ नहीं लिख पाती। जी जी और डॉक्टर मुक्ता, आपकी इस बात पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जी जी कि जब मैंने भी ब्यूरोक्रेसी को छोड़कर लिखने वाला काम शुरू किया था, तो मेरे से एक रुबाई लिखी गई थी। हाँ। जो बात आप कह रहे हैं, देखिए मेरी इस रुबाई में वही चिंतन प्रकट हुआ है। जी। और रुबाई थी कि छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा है, अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है, और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है। तो मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि कलम उठाने का हक उनका ही है जो अपना अहम छोड़ चुके हैं, अहम त्याग चुके हैं जी। और अदब की दुनिया में सेवा अगर करना चाहते हैं तो पहले तो स्वयं में वो निरहंकारी होना सीखें, तब उनमें ऐसा सामर्थ्य आता है कि वो कलम चलाएं और फिर कलम के धनी बने। जी वास्तव में शाश्वत साहित्य जी वही व्यक्ति लिख सकता है जी जिसमें अहम का भाव ना हो, जी जो विनम्र है, जी जिसमें करुणा का भाव है, जिसमें संवेदनाएं हैं, जी ऐसा व्यक्ति ही, यस, उसी को अधिकार है कलम उठाने का। जी जी दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो कुछ हम समाज में देखते हैं जी उसका यथा तथ्य चित्रण करना एक साहित्यकार का दायित्व होता है। जी। यदि वो इस दायित्व को निभाता है जी तभी उसका साहित्य जो है वो चिरस्थायी हो सकेगा या शाश्वत हो सकेगा। ठीक। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये तो हुई कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, जी, आईना है जी, और दूसरी बात है कि ये दीपक है। साहित्यकार का क्या दायित्व है? जी, उसका यही कर्तव्य है कि जो भी बुराइयां वो समाज में देख रहा है या जो उथल पुथल है, चाहे वो घर परिवार में है, चाहे पति पत्नी में है, चाहे वो अपने आसपास देखता है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, कुछ भी जो भी विसंगतियां उसे नजर आती हैं, वो केवल मात्र उसका वर्णन नहीं करे, उसका चित्रण नहीं करे, बल्कि कुछ ना कुछ वो समाज के सामने उसका समाधान भी प्रस्तुत करे, हाँ, राह भी दिखाए। यदि वो समाधान प्रस्तुत करता है तो वो साहित्य जो है अच्छा माना जाएगा। जैसे कि प्रेमचंद जी का साहित्य आज तक क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि उसमें आदर्श भी है और यथार्थ भी है। जी, जी। आदर्श क्या है? अगर हम एक वाक्य में कहें तो आदर्श है कि जैसा होना चाहिए वो आदर्श, और जैसा है जो हमारे सम्मुख है वो क्या हो गया? वो यथार्थ है। तो हमें इन दोनों में सामंजस्य करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम समाज को अच्छा साहित्य दे पाएंगे, अन्यथा तो वही बात है कि रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, जैसा कि अक्सर होता है। तो डॉक्टर मुक्ता, आज के संदर्भ में ये जो
गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, ये तो वो मीडिया है जो ये देखता है कि जो चढ़ता सूरज है उसी को सलाम। उसी को सलाम। तो आपकी नजर में आज का ये जो साहित्यकार है, जो गोदी मीडिया की श्रेणी में आता है, ऐसे लोगों को साहित्य सेवा छोड़ देनी चाहिए या साहित्य में अपने आप को नए दृष्टिकोण से सामने रख के फिर उनको लिखना चाहिए? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे तो आपकी ये बात सुन के वही कबीरदास जी का दोहा याद आता है। जी जी पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, जी देखत ही छिप जाएगा जी, जो बिल्कुल। तारा प्रभात। जी तो जो जो ऐसे साहित्यकार हैं जी। जो गोदी मीडिया की शरण में हैं, जी वे पनपते नहीं। वास्तव में मैं तो यही कहूंगी कि ये साहित्यकारों के आप दल कह लीजिए या इसे माफिया का नाम दें तो भी गलत बात नहीं है। जी वो लोग आजकल इतने अधिक जो है जाल फैला करके बैठे हुए हैं, हाँ और वो ये चाहते हैं कि ये लोग हमारी शरण में आए। जी और जैसा कि सर्वविदित है, जो लोग ऐसे साहित्यकारों की कोई गोदी में कहिए या हाँ। शरण में कहिए या जो छत्र छाया। साष्टांग हाँ। दंडवत प्रणाम कर लेते हैं उनको, जी 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 तो आपने देखा होगा कि उनकी पहली पुस्तक ही उसका हर जगह से लोकार्पण भी होगा, उस पे चर्चा भी होगी, मीडिया में भी, वैसे भी जी बहुत बड़े बड़े आयोजन होंगे उनके लिए। जी वास्तव में ये उनके लिए हानिकारक है। जी उन लोगों में अहम की भावना इतनी अधिक बढ़ जाती है जी 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 कि उसके बाद उनका लेखन या तो ठप हो जाता है, हाँ या फिर वैसी ही वो उसी श्रृंखला में चल पड़ते हैं। ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, हम जब भी अहम अहंकार की बात करते हैं, जी अपने आप में अहम और अहंकार वहीं उपस्थित होता है जहां वास्तविकता और यथार्थ नहीं है। नहीं, चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहना, चीजों को प्रॉपर संदर्भों में ना देखना जी और डिस्टॉर्ट करना, उनकी प्रशंसा करना जो चाटुकारिता की श्रेणी में आ जाता है, तो डेफिनेटली ऐसा साहित्य और ऐसे साहित्यकार बहुत देर तक नहीं चल पाते, क्योंकि जो अहम और अहंकार है वो तो अपने आप में टिकने के लिए कोई ना कोई सहारा ही ढूंढता है, और ऐसे लोगों को बहुत देर तक सहारा नहीं मिलता। तो इस निबंध में आप कृपया ये स्पष्ट करने का प्रयास करें कि आपने क्या क्या फीचर्स आपने पिकअप किए हैं जिसमें आपने कलम से अदब तक की बात पिक जी। की। जैसा कि अभी बात हुई अहम की, जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मानव का सबसे बड़ा शत्रु यदि भी है जी। तो वो अहम है। जी अहम के कारण ही हम अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, हाँ दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, और उस स्थिति में यदि हमें अपने स्वार्थ के लिए उसके प्राण तक भी लेने पड़े जी तो हम संकोच नहीं करते। जीवंत उदाहरण इस समय रशिया का और यूक्रेन का चल रहा है। देखिए क्या है वहाँ हाँ पे, बिल्कुल, यही तो है यस, यही है कि बिल्कुल। कोई भी झुकना नहीं चाहता है। हाँ, और जैसे कि हम आज देखते हैं कि आज के युग में जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, पति पत्नी में कितना अहंकार होता है, कितना अहम होता है कि झुकना कोई नहीं चाहता। और इसी कारण से वही आगे वाली है कि अपने अपने द्वीप में सब कैद हैं। बिल्कुल एक अजनबीपन का एहसास उनके मध्य पसरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बच्चे सबसे ज्यादा जो इसके सफर। ये जो सफर कौन है, हाँ। वो तो बच्चे हैं, हाँ। जो कि एकांत की त्रासदी हाँ झेलने को विवश हाँ, हैं। हाँ। और जैसा कि हमने देखा भी है जी
कि ये जो बच्चे हैं किस तरह से या तो मीडिया से या मोबाइल पे जुड़े होंगे या जो ऐसी वेबसाइट देखेंगे और अंत उनका क्या होता है जी। कि ड्रग्स हाँ। या शराब में या उलझ जाते हैं और अजीब बच्चों को अजीब पता किस्म नहीं के लगता। डिप्रेशन सह रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा यही जो तनाव की स्थितियां हो जाती है हाँ। बच्चों को नहीं पता हाँ। मतलब उनके माता पिता तो इस तथ्य से अवगत ही नहीं होते नहीं होते, बिल्कुल। और फिर वो कोशिश भी करेंगे, उसके जी। बाद वो जाएंगे जी उनको डॉक्टर को दिखाएंगे ताकि भी किसी तरह वो तनाव मुक्त हो जाएं। हाँ परंतु बहुत देर हो चुकी होती हाँ, है हाँ। वो एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जी ड्रग्स की और शराब की हम्म, या और ऐसी उसमें हम्म, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं जी। कि उनका लौटना मुश्किल है। असंभव हो जाता बिल्कुल। है। मैं मुश्किल नहीं कहूँगी, हाँ, असंभव हो असंभव जाता है होता है। और फिर जो माता पिता हैं वो पछताते हैं, ठीक बहुत बात। ज्यादा हाथ मलते हैं पर कुछ नहीं होता। प्रियंका, मैं चाहूंगा कि यहाँ आपके हम व्यूज जाने। आपको क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है, जो आपकी उम्र के लड़के लड़कियां हैं, अक्सर हम उनको तनावग्रस्त देखते हैं, डिप्रेशन में भी देखते हैं। जी जी क्या वजह लगती है आपको कि क्यों वो बहुत जल्दी इस उम्र में डिप्रेशन में आ जाते हैं? सर मेन वजह तो ये हो सकती है कि उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ओके जैसा सपोर्ट उन्हें फैमिली से मिलना चाहिए ओके वो आजकल के पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो Okay. इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में, ओके अपनी अपनी चीज़ों में कि Okay. वो बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। Okay. और यही एक मेन रीज़न होता है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और तब ये चीज़ें फैमिली के सामने आती हैं, तब वो सोचते हैं कि आखिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैं आप क्या इस कहते बारे हैं? में ये कहना चाहूंगी हाँ कि वास्तव में आज का युग है प्रतिस्पर्धात्मक युग है। जी पति पत्नी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगाए बैठे हैं जी और यही कारण है कि वो इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं जी कि उनके पास बच्चों के लिए समय समय नहीं ही होता। नहीं, बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो नैनी के सहारे हाँ जी जो है दादी नानी जो के उनके साथ। दादी नानी तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हाँ, क्योंकि अब तो- संयुक्त परिवार अब तो तो मेड्स खत्म ही हो गया। मेड्स हैं बिल्कुल जो सही कह रहे हैं हाँ, आप। हाँ, क्योंकि आजकल तो हाँ। रही ही नहीं, अब हाँ, नानी सही बात दादी है। या कोई भी साथ हाँ। नहीं रहता। और जब से ये हमारा हुआ कि हम दो हमारा एक का प्रचलन हाँ, हुआ हाँ, तो मासी मौसा चाचा ये सब खत्म हो जो गए। रिश्ते तो खत्म हो गए। यस और वैसे भी और जो है उनकी आंखें तब खुलती हैं जब बच्चा एक आया को एक नैनी को अधिक महत्व देता है, बिल्कुल। उसकी बात मानता है हाँ जी और उनकी ओर ध्यान नहीं देता जी तो वो सत्ते में आ जाते हैं जी और फिर वो पूरा प्रयास करते हैं, जी। सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं हमें किसी तरह हमारा बच्चा हमें वापस मिल जाए, बिल्कुल। परंतु बहुत देर हो चुकी होती है। तो कुछ भी डॉक्टर नहीं गुप्ता, अगला फीचर आप कलम से अदब तक में क्या बताना चाहेंगी कि भाई अभी जैसे आपने बताया कि अहम परी बात हो गई, दूसरा आपस में सामंजस्य नहीं है परिवार जी, में, पारिवारिक और क्या फीचर्स आप इसमें एक एक करके बताना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूंगी जी कि जब तक मानव आत्मावलोकन नहीं करता जी उसमें अहम का भाव जो है वो बना रहता है, जी वो उसके चंगुल से मुक्ति नहीं पा सकता। जी और जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है, अपने बारे में सोचता है, जी अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोचता है जी और उसे ये लगता है कि मेरी जो है कर्तव्य क्या है, केवल मात्र उसे अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचना, जी क्योंकि एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। और वो ऐसी फीलिंग उसमें कब आएगी जब उसमें विनम्रता का भाव होगा, जी जी बहुत जब जरूरी उसमें स्नेह का भाव होगा, जब जी। उसमें सौहार्द होगा, जब उसमें संवेदनाएं होंगी,
तब वो किसी और के बारे में सोचेगा, अन्यथा तो वो अपने बारे में सोचेगा। और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या है कि हम लोग एक ही बात सोचते हैं, और जैसा कि अति व्यस्तता क्यों है, हम अधिकाधिक कमाना चाहते हैं, और उस स्थिति में मनुष्य इस तथ्य से अवगत नहीं होता, अर्थात अवगत तो होता है परंतु उसे स्वीकार नहीं कर पाता जी। कि इस संसार में इंसान खाली हाथ आया है, उसे खाली हाथ जाना है। मेरे ये गीत की 2 पंक्तियां बताती हूँ, हाँ। सुनाती हूँ आपको। जी। ये किराए का मकान है, कौन जाने कब तक ठहर पाएगा। कि इंसान जो है यहाँ खाली हाथ आया है, वो इस दुनिया से खाली हाथ ही जाएगा। जी जी जी। जिस दिन मानव को ये ज्ञात हो जाएगा जी, या वो इस तथ्य को स्वीकार लेगा कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, जब हमने सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना है, तो फिर हम किस लिए संग्रह कर रहे हैं। जी जी। तो ये जो अपरिग्रह की प्रवृत्ति जब हमारे भीतर उत्पन्न हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो ये समस्या जो है वैसे ही समाप्त हो जाती है जी। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे भीतर विनम्रता का भाव हमें जागृत करना जी, पड़ेगा। जी, जी, जितने हम विनम्र होंगे, जी, हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहेंगे, तभी उतनी हम जो है शिखर तक पहुंचेंगे। आत्मोन्नति भी होगी और समाज में भी हमें एक विशिष्ट स्थान जो है वो प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, आपकी इस बात को सुनकर मैं एक अपनी रुबाई कोट करना चाहता हूँ। एक जगह लिखा मैंने कि छोड़ बाहर को मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। अरे क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को। जब तक आदमी अपने भीतर के फन को नहीं देखता, तब तक ढेरों संपत्ति, पदवियां, सब जो हैं वो निरर्थक हो जाती हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा कि सिकंदर जब विश्व की विजय करके लौट रहा था, तो उसको मालूम हुआ कि उसकी माँ चल बसने के कगार पर है। जी जी। उसने अपने सारे सिपासलारों को बुलाया, उनको कहा कि जितना भी धन है मैं सारा का सारा देने को तैयार हूँ, मुझे माँ से मिलवा दो, उसकी कुछ सांसें उसको लौटा दो। जब उसके आग्रह करने पर सभी सिपासलारों ने हाथ खड़े कर दिए, तो उसने कहा फिर एक बात मेरी याद रखना कि जिस समय सिकंदर यहाँ से जाएगा, उसकी अर्थी के दोनों हाथ बाहर लटका दो, ताकि सबको ये मालूम रहे कि सिकंदर जैसे आदमी भी यहाँ से खाली हाथ गए हैं। तो जो बात आप कह रही हैं, उसी को यही बात साबित करती है कि आदमी अगर ये सोच ले कि भीतर का जो धन है उसकी अहमियत क्या है और बाहरी जो धन है वो कितना व्यर्थ है, तो आपकी मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूंगी जी जी कि इंसान अपने आप को कब जानेगा। जी। इसके लिए आवश्यकता है, यदि उसको अपने भीतर की जो संचित शक्तियां हैं उनको पहचानना है, तो उसके लिए उसे मौन रहना होगा जी। क्योंकि मौन जो कहा जाता है कि नव निधियों की खान है। जितना इंसान एकांत में रहेगा जी, कुछ चिंतन मनन करेगा जी, उतना वो अपने बारे में ही नहीं, इस ब्रह्मांड के बारे में जानेगा, इस संसार के बारे में जानेगा जी। और उस स्थिति में उसे ये समझ आएगी कि ये नाते रिश्ते जो हैं ये सब झूठे हैं जी। ये दुनिया है, ये 2 दिन का मेला है। हर इंसान यहाँ आया अकेला रहे,
और उसे जाना भी अकेले है। जब उसे इस चीज का ज्ञान हो जाएगा तो उस स्थिति में वो कुछ सोच पाएगा अपने बारे में, इस समाज के बारे में, और जो भी वो करेगा वो निष्काम भाव से करेगा। जैसा कि गीता में कहा गया कि मानव को निष्काम कर्म करना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए जी। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारी आत्म उन्नति होगी जी। हम अपने आप को जान पाएंगे जी। और जो व्यक्ति स्वयं का ज्ञाता हो जाता है, अपने गुणों और दोषों दोनों को जब वो जानने लग जाता है तो शायद ये कहावत भी गलत हो जाती है कि मानव गलतियों का पुतला है। क्योंकि एक बुद्धिमान इंसान कौन है जो दूसरे की गलतियों को देख करके उससे सीख लेता है। और एक सबसे मूर्ख इंसान क्या कौन होता है कि जिसे ये पता है उसे समझाया जा रहा है। जैसे एक बच्चा है, हम उसे कहते हैं बेटा ये आग है, जाओगे तो जल जाओगे, परंतु नादानी है, वो इस पे विश्वास नहीं करता दूसरों पे। वो जो है उसको जब तक हाथ नहीं लगाता उसे नहीं आते जी। तो ऐसे जो लोग जो अपने अनुभव करते हैं, ये जानते हुए कि हम गलत कर रहे हैं, दूसरों के कहने के बाद भी नहीं मानते, सबसे ज्यादा सफर तो इस संसार में वही लोग होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी जी कि हमें जो रास्ते हमारे संतों ने या महापुरुषों ने सिखाए हैं, बताए हैं जी, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, तभी हम एक अच्छी लीक पे जा सकेंगे जी। डॉक्टर मुक्ता, बहुत ही स्पष्ट ढंग से आपने अपनी बात को इस निबंध में रखा है। मैं इससे पहले कि हम इस वार्ता के समापन की ओर बढ़ें, मैं आप बहुत अनुभवी ज्ञाता हैं और बहुत चिंतन भी करती हैं, लिखते भी हैं। मैं ये भी एक साधारण श्रोता की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये सब बातें आदमी जानता नहीं? क्या इन सब बातों को समझकर भी आदमी क्यों नहीं कर पाता? मैं अपने इस प्रश्न को एक रुबाई के माध्यम से भी पुटअप करता हूँ कि क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या कर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? या ये आदमी की कमजोरी है जो समझकर भी समझना नहीं चाहता? बिल्कुल ठीक। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल इस 21वीं सदी का आदमी जिसने विज्ञान में सबको पीछे छोड़ दिया है, आत्म अध्ययन में सबको छोड़ दिया है, इन सबको जानते हुए समझते हुए भी वो फिर नादानियों में क्यों लगा रहता है? क्यों हम अपने परिवार के सगे लोगों को भी मरघट में छोड़ के जब बाहर निकलते हैं तो भूल जाते हैं कि भाई ये हमें भी यही आना है, हमें भी यहीं आना है और ये जीवन जो है वो नश्वर है। बिल्कुल ठीक। तो क्या बात है? कोई इंट्रिंसिक आपको लगता है प्रॉब्लम है आदमी में कि वो रग रग से बेईमान है कि वो जान के इस खच्चरपुने को करता रहता है जब तक उसको सूट करता है, और जब वो बिल्कुल निसहाय हो जाता है तब जाकर वो इन बातों को समझता है या छोड़ पाता है? डॉक्टर साहब जी, हम वही कहते हैं ना कि जहाँ से चले थे वहीं आके खड़े हो गए जी।
क्योंकि इस सब का कारण क्या है? हाँ जी इस सब का कारण वही अहम वाली बात आ गई है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हम भारतीय जो हैं वास्तव में मूर्ख हैं, बिल्कुल कहेंगे। हाँ क्योंकि जो चीज हमारे पास पाश्चात्य के माध्यम से आती है हम हाँ, उसे स्वीकार लेते हैं, ठीक। अन्यथा नहीं। हाँ अब ये पाश्चात्य प्रभाव ही तो है। हाँ ये जो आज देश में हम देख रहे हैं बुजुर्गों की जो दुर्दशा हो रही है, जी वृद्धाश्रम इतने खुल गए हैं, हाँ या जो सिंगल पेरेंट है, हाँ। ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बावजूद आप देखिए ये जो लिव इन का कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया? यस। अच्छा, उसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट का जो आ गया मी टू वाली, हाँ वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था जी जिस दिन मुझे ये दोनों जो है इन संदर्भों में पता लगा जी। कि सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। अब इससे उस समय पर मैं तो यही कहूंगी कि इन पर भी वो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव ही था। हाँ सही। कि ठीक है, वहाँ ये चीज चल रही है, हाँ वहाँ पे ठीक है, पति पत्नी थोड़े दिन साथ रहते हैं, कभी भी साथ छूट जाता है, जी। बच्चे हैं तो उनका कोई लेना देना नहीं होता माता पिता से, जी जी। और थोड़े से बड़े हुए उनको जो है छोड़ दिया जाता है, अलग ही हो जाते हैं वो बच्चे भी। और यदि कोई माँ डांट दे तो वो पुलिस को भी बुला सकते हैं जी, जी। और उनको जो है सजा भी हो सकती है। बिल्कुल। परंतु हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर जो ये संयुक्त परिवार प्रथा थी वो बहुत अच्छी थी। जी इसमें बच्चों को शालीनता, मर्यादा और सीमा में रहना सिखाया जो है स्वमें भी आ जाता था, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे जो बड़े जैसा आचरण कर रहे हैं हमें भी वो करना चाहिए। और आज क्या है, अब घर में कोई बड़े लोग हैं नहीं, आपस में उलझते रहते हैं और चंद दिन बाद ही ये समस्या आ जाती है सामने की, तलाक की समस्या। जी। अब मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम लोग दूरदर्शन पे जालंधर रिकॉर्डिंग के लिए गए, जी। तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया मुझे कि ये देखिए ये यहाँ की एम्प्लॉई है जिसकी शायद 14 या 16 घंटे बाद उसका डाइवोर्स हो गया। अच्छा। विवाह हुआ ओके। और रात को ही बार बार फोन आ रहे थे, छोटी सी बात थी, तो उसके पति ने इतना ही कहा, अरे बहुत फोन आते हैं तुम्हारे, अब थोड़ी देर इसको बंद कर दो। तो वो बस इसी पे ही भड़क गई। इसका मतलब है कि अब जो मेरे फोन आने पे भी तुम अंकुश लगाओगे और मैं तुमसे पूछ के बात करूंगी। और सुबह होते ही अगली जो है घर छोड़ के चली गई और अल्टीमेटली उसका तलाक हुआ। जी। और आज भी हम देखते हैं कि शायद हर तीसरी लड़की जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जितने भी बड़े ये महानगर हैं, बिल्कुल। सब में यही हो रहा है। जी। और अभी अभी मैं शायद 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा, जी। एक वो मैसेज पढ़ा था कि जो लड़कियां मायके से ट्यूशन लेती हैं उनका तलाक निश्चित है। हाँ हाँ ठीक है। और वास्तव में यही दशा है। हाँ। क्योंकि जहाँ पे माता पिता की इंटरफेरेंस ज्यादा होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, बिल्कुल ठीक। ये स्थिति आ जाती है, अलगाव की स्थिति आ जाती है। जी। और फिर वही बात, बेचारे बच्चे जो हैं वो मानसिक यंत्रणा को झेलते हैं। ठीक है। और मन्नू भंडारी का जो आपका बंटी था, हाँ। यही दर्शाता असर है। होता है। और आजकल भी जो कामना सीरियल चल रहा है सोनी पे, उसमें भी सारा यही दिखाया है जी। कि एक 7 साल का बच्चा कितना ज्यादा वो स्ट्रेस में रहता है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं और क्या किस तरह से उसका जो मानसिक विकास हो रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जिस तरह से एक बाल्टी जिसे हम पानी खींचने के लिए कुएं में डालते हैं, जी। यदि वो सीधी रहेगी
तो पानी से नहीं भरेगी, उसको झुकना पड़ेगा। जी। और यदि वो झुकेगी तो आपको अमृत रूपी जल जो है वो प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में हमें समझौता करना चाहिए, और जब तक जीवन में समन्वय और सामंजस्य की स्थिति नहीं होगी, जी जी, तब तक समरसता नहीं आएगी। हम लोग भटकते रहेंगे, ठीक है, और हमें ये भी नहीं पता होगा कि हम भटक क्यों गए हैं, हम चाहते क्या हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है। तो प्रसाद जी की पंक्तियां याद आती हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, ये विडंबना है जीवन की। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं, हमारा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता जी। और अगर लक्ष्य होता है तो हम उसके अनुसार अपना कर्म नहीं करते। जी। और जब ज्ञान और कर्म में सामंजस्य नहीं होगा जी। तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ एक बात और भी कहना चाहूंगी जी, जरूर। कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, आवश्यकताओं की बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक। और भगवान ने भी हमें, देखिए, जो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज कह लो, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो सब कुछ उसने मुफ्त में दिया था जी। हवा उसने दी, पानी पे ठीक है, आजकल हम लोगों ने ये पानी की बोतलें चला दी और वो सब। तो इस तरह से कि परमात्मा ने हमें दिया है सब कुछ, परंतु परेशानी कहाँ आ रही है कि हमारे भीतर जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है, हर जो अमीर आदमी और अमीर होना चाहता है, हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। गरीबों के लिए हमारे मन में ना स्नेह है, ना सौहार्द है, ना हमें उनके प्रति सहानुभूति का भाव है हमारे मन में। तो फिर जो है, इसलिए ये जो वैमनस्य है, ये जो खाई है हमारे समाज में अमीर गरीब की, मालिक मजदूर की, और आजकल तो ये खाई हमारे रिश्तों में आ गई है, जो कि उसने सेंध ऐसी लगाई कि अब दीमक बनके उसकी जड़ें खोखली कर रही है। तो पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं, या उन्हें दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी हृदय से निकली हुई बातों को सुन के मैं कंक्लूजन में एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया? कुछ नहीं, अंत तो वही है। यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया है? यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है? जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं। जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया है, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया है। तो इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर मुक्ता का आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, हम आपसे हर बार चिंतन के आयाम के अलग अलग निबंधों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे, और हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि इसके बारे में आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, चाहे आप डॉक्टर मुक्ता के सेल नंबर पर, चाहे मेरे सेल नंबर पर आप मैसेज देकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और हम उन प्रतिक्रियाओं को अपने अगले क्रम में मेंशन करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे।
तो डॉक्टर मुक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने का, और इसी तरीके हम आपके एक एक निबंध को लेते हुए आगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने अवसर दिया जी जी जी। मुझे अपनी बात कहने का। जी।